कल देश में 20 मई को 5वें चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। 5वें चरण में कुल 49 सीटों पर ये चुनाव होंगे। इनमें जो 49 सीटें हैं किस राज्य में कितनी हैं ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, झारखंड में 3, लद्दाख की 1 सीट पर, महाराष्ट्र में 13, उत्तर प्रदेश में 14, उड़ीसा में 5 और वेस्ट बंगाल की 7 सीटें हैं। इस तरह से कल 428 सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। 2 फेज़ के इलेक्शन बचेंगे, वो 25 तारीख को छठे फेज़ का होगा जिसमें 58 सीटों पर इलेक्शन होगा, और आखिरी फेज़ 1 जून को जिसमें 57 सीटों पर इलेक्शन होंगे। अब कल जो चुनाव होने जा रहे हैं 5वें फेज़ के, उसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीट शामिल हैं। ये कौन कौन सी सीटें ये थोड़ा सा जान लें आप। मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, कैसरगंज, गोंडा, रायबरेली और फतेहपुर। इन 14 सीट में से पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीट जीती थी। 1 सीट रायबरेली की जहां से सोनिया गांधी जीती थी वो कांग्रेस के खाते में गई थी। बाकी 13 सीटें ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब की से चुनाव पूरी तरह बदला हुआ है। 2019 वाला कोई सीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। जनता की आंधी एक तरफा चल रही है मोदी के खिलाफ। तो ये आंधी इन 14 सीटों पर कितना कामयाब होगी, इसके नतीजे तो आपको 4 तारीख ही में देखने को मिलेंगे। मगर उम्मीदें कुछ ऐसी हैं कि 5वें फेज़ में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करेगा। कई सारी सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। इसमें जाहिर सी बात है, 2 जो उनकी अपनी सीटें कांग्रेस की उनके पास रहती रही हैं, रायबरेली और अमेठी। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो लोकल उम्मीदवार है और उसकी बड़ी मकबूलियत है पूरे इलाके में। तो यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला होगा। और क्योंकि प्रियंका गांधी इन दोनों सीटों पर बहुत मेहनत कर रही हैं, रात और दिन मेहनत की है उन्होंने, कांग्रेस के पूरे कैडर ने मेहनत की है। निजी तौर पर कह सकते हैं कि आप प्रियंका गांधी ने के लिए एक प्रेस्टीज इशू है ये दोनों सीटें। तो ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में आप मान सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ की सीट जहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ मुकाबला बहुत कांटे का होगा। पिछले बार के जैसा बहुत आसान चुनाव लखनऊ का नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार है, 1-to-1 फाइट है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, उनके लिए ये सीट बचाना थोड़ा मुश्किल है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी ये सब बीजेपी के पास हैं अभी, लेकिन इस वक्त बचाना मुश्किल है।
एक कैसरगंज की सीट ऐसी है जो जनसंघ के वक्त से RSS वहाँ पर जीतती रही है। अभी भी ब्रजभूषण सिंह, जिनके ऊपर महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न के आरोप लगे थे, उनका बेटा वहाँ से चुनाव मैदान में है। यानी ब्रजभूषण ही चुनाव मैदान में है एक तरह से। वो ठाकुर बिरादरी से हैं। ठाकुरों ने बहुत विरोध किया मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना इस इलाके में बीजेपी का। महिला खिलाड़ियों का मुद्दा अब सभी जानते हैं देश में। कैसरगंज में वो कितना चलेगा, क्या होगा, ये चुनाव के नतीजे में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर निजी तौर पर ब्रजभूषण का काफ़ी प्रभाव है। तो बीजेपी के लिए एक एडवांटेज यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम पूरे सीन पर, देश के सीन पर, क्योंकि पांचवा जो चरण है जो कल होगा, चार 428 सीटों पर यह चुनाव कल मुकम्मल हो जाएगा। फिर वही बात होती है कि 4 तारीख को नतीजे कैसे होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह की हरकतें करता रहा है, जो काम उसने किए हैं, वो एक बड़ा ख़तरा है। EVM को लेकर के तो बातें होती रही हैं, EVM में गड़बड़ी का, और जानकार बताते रहे हैं कि उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हम यही मानते हैं कि EVM में गड़बड़ी हो सकती है। अब साथ ही इलेक्शन कमीशन भी गड़बड़ी कर रहा है और मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का जो डाटा है, जो वोट हम डालते हैं, वो देने में बहुत देरी की है। पहली बार में पहले फेज के 11 दिन बाद डाटा दिया उसने, जारी किए, जबकि ये डाटा 24 घंटे के अंदर देना ही होता है। सेकंड फेज में 4 दिन के बाद, थर्ड फेज में 4 दिन के बाद और फोर्थ फेज में भी देरी के साथ। अब यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं वो इसको थोड़ा समझें आप। मान के चलिए फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बताया गया शाम को 8 बजे कि टोटल वोट डले 60%। टोटल वोट डले हैं 60%। 11 दिन के बाद आप बता रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज जो है 65.37 या कुछ और फीसद है। 5% आपने वोट बढ़ा दिए। इसी तरह से आपने सेकंड फेज में किया, 60 पॉइंट समथिंग आपने बताया। पोलिंग डे वाले दिन, पोलिंग ख़त्म होने के बाद 4 दिन बाद आपने डाटा जारी किया, उसमें आपने 4 से 5% वोट बढ़े हुए बताए। अब इसको और समझें, थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। मान के चलिए 4 जून को जब गिनती होगी वोटों की, तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा हुआ दिखाया, वो किस तरह से काम कर सकता है, किसी उम्मीदवार को किस तरह से, किसी गठबंधन को, किसी पार्टी को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। फर्स्ट फेज में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 60% वोट डले हैं। ये डाटा रात को तकरीबन 8 बजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। 11 दिन के बाद आप बताते हैं 65% से ज़्यादा पोलिंग हुई। अब मान के चलिए 4 तारीख को जब गिनती होगी
तो 100 वोट मान लें आप कि 100 वोट डले, 100 वोट है किसी जगह पर जो जिसमें से 60 वोट डाले गए, 60 वोट में से 35 वोट मिलते हैं एक गठबंधन को और 25 वोट मिलते हैं दूसरे गठबंधन को। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, वो जो गिनती होगी 60 वोटों की, नतीजा आएगा 65 और 66 वोटों का। वो जो एक्स्ट्रा उन्होंने 6% किया हुआ है, 5% और बढ़ा के किया हुआ है, वो जिधर चाहेंगे उधर जोड़ देंगे। तो इस तरह से पूरे नतीजों को ये तब्दील कर सकते हैं। ईवीएम अलग से काम करेगी, इलेक्शन कमीशन अलग से मदद करेगा। इलेक्शन कमीशन एनडीए गठबंधन का सहयोगी बना हुआ है। अब एडीआर ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। एडीआर की जो पिटीशन थी वो पीएलआई वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, मंजूर कर ली और उस पर सुनवाई हुई। अब 24 तारीख को उस पर पुनः सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का रोल यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जानकारियाँ देनी थी वो जानकारियाँ उसने देने से आनाकानी की। जब सख्ती हुई तब जाकर के उसने पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया, पूरा भी नहीं किया, अभी भी उसमें बाकी है। वैसा ही काम इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास डाटा रहता है, फ़ौरन सारा का सारा जो देश भर की सीटें हैं जहाँ चुनाव होते हैं वो घंटे 2 घंटे के अंदर चीज़ें हासिल हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगा तो उसको 24 तारीख तक के लिए वक्त दिया गया है। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ उसकी सुनवाई करेगी। इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को पत्र लिखा था, बताया था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है। अब जो ये नतीजे 4 तारीख को आएंगे, नतीजों को लेकर के ही सब लोग अभी भी आशंकित हैं। पार्टियां हो या जनता हो, उसमें इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो शक के दायरे में है। सब ये जो परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ाएं वो बहुत आसानी के साथ कहीं भी आप हारने वाले के साथ उसको जोड़ करके उसको जिता सकते हैं। वोट जो काउंट होंगे वो काउंट होंगे जैसा पहले बताया गया 60%। नतीजे जो जारी होंगे वो जारी किए जाएंगे 65 और 67 और 70% वाले, जो 5 से 7-8% इलेक्शन कमीशन ने बाद में बढ़ा करके, अब ये 5 से 7-8-10% जो बढ़े हुए हैं वो आप आसानी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ जोड़ करके उनके उम्मीदवारों को जिता सकते हैं। साथ ही जो गृह मंत्री की तरफ से दावे किए जाते रहे उसको लेकर के हमने पहले भी रिपोर्ट की थी और आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज भी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने चंपारण और पश्चिम बंगाल के इलाके के में चंपारण के बेतिया पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने चुनावी सभा में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कल 5वें चरण का चुनाव है, मेरी बात डायरी में लिख लीजिए।
चारों चरणों में मोदी जी कुल 270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लालू जी की पार्टी को 4 सीटें भी नहीं मिल रही हैं और राहुल बाबा को 40 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। वो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए गठबंधन 400 सीटें पार कर जाएगा। ईवीएम और इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी करता है तो एनडीए गठबंधन 200 सीटें पार कर पाएगा, ये जान लें आप। अगर ईवीएम से गड़बड़ी नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी नहीं करता है, तो कोई सूरत ऐसी नहीं है जो एनडीए गठबंधन 130 से लेकर के 150 से ऊपर जा सके। अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात हम करेंगे तो 70 से 80 सीटें देश भर में उसको मिलने की उम्मीद है। अब देखें, कई सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं यहाँ पर। गृह मंत्री के बयान ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस की वजह हो सकती हैं। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में भारत का जो कॉरपोरेट जगत है वो लेकर के आया था। उन्होंने पूरी फंडिंग की थी और फिर उनको उसके लाभ मिले। एक पूरा एनवायरनमेंट फिर तैयार हुआ, लोगों को फ़ायदे पहुंचाए गए और फिर उसका फ़ायदा आरएसएस और बीजेपी ने भी खूब जी भर के उठाया। बहुत सारी जानकारियां होती हैं मगर सबूत नहीं होते हैं उनके, इसलिए उन पे बातें करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं कि किस किस तरह की गड़बड़ें इन 10 साल में की गई। अब जो कॉरपोरेट जगत ने फ़ायदे उठाए और जो एनवायरनमेंट पीएम के इर्द गिर्द बन चुका है, ब्यूरोक्रेट्स का पूरा एक, वो मोदी को कुर्सी से दूर नहीं जाने देना चाहेगा कैसे भी। वो सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड करेंगे, क्योंकि उनको ये ख़तरा है, वो महसूस कर रहे होंगे इस खतरे को कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जब इनकी फाइलें खुलेंगी और इनकी जांचें होंगी तो उसमें बड़े बड़े घोटाले, ये घोटाले कोई 100, 200, 500 करोड़ रुपए के नहीं होंगे, ये कई हज़ार करोड़ रुपए के घोटाले सामने आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का तो अभी चल ही रहा है, पीएम केयर फंड कोरोना के दौरान हुई धांधलियाँ, जीएसटी एक पूरा बहुत बड़ा घोटाला है। उस पर 4 तारीख के बाद एक तफसील से वीडियो हम करेंगे। नोटबंदी, हमारे पास इस तरह की जानकारी है, सबूत कोई नहीं है कि नोटबंदी से पहले 35,000 करोड़ रुपए देश के बाहर हिंदू स्वयं सेवक संघ, जो विदेशों में आरएसएस जो भारत के अंदर है, वो विदेशों में हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से जाना जाता है, उसके कर्ता धर्ताओं के पास यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पहुँचाए गए वाया मॉरिशस, वाया यूएई, वाया अफ्रीकन कंट्रीज, शेल कंपनियों के ज़रिए और दूसरे माध्यमों से जो इनके अपने होते हैं हवाला वगैरह।
विदेशों में जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है उनका एक बहुत बड़ा, उनमें एक टीम है बहुत बड़ी जो विदेशों में मंदिर निर्माण के काम करवाती है, धर्म के काम करती है। लोगों को, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग विदेशों में हैं उनको हिंदू बनाने का काम करती है। इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, ये चैरिटी से पैसा इकट्ठा करते हैं, यहाँ से देश के अंदर से उनके पास पैसा भेजा जाता है। मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारे पैसे उनको अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े, हमारे यहाँ अक्षरधाम दिल्ली में और दूसरे जो मंदिर हैं इसी तरह के और इससे भी बड़े बड़े टेम्पल्स आपको अमेरिका, कनाडा और दूसरी जगहों पे मिल जाएंगे। जो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं या जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उनके पहुंचने पर जो लोग स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं झंडे लेकर के, ढोल और ताशे बाजे लेकर के, वो काम ये टेम्पल वाला जो कैडर है ये वो करता है। बसों में बैठा करके लोगों को वहाँ तक लेकर के आते हैं, उनको खाने पीने का और जो भी लेना देना होता है सारा बंदोबस्त वो करते हैं और इनको यहाँ लाया जाता है। फिर उनसे तालियां बजवाई जाती हैं और नारे लगवाए जाते हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं किसी बड़े कार्यक्रम में, स्टेडियम वगैरह में जो होते हैं, तो वहाँ 20,000 25,000 जो लोग इकट्ठा होते हैं वो ये टेम्पल वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, वो सबको बसों में भर करके वहाँ पहुँचाते हैं और उसके लिए वो पेमेंट्स देते हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस है, गैंग, और ये गैंग बहुत ताकतवर हुआ इन 10 सालों के अंदर। ये सारी चीज़ें जब खुल कर के आएंगी सामने, कितने पैसे कहाँ से किसको पहुँचे, किसने लिए, किसने दिए। आरएसएस के बारे में सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है वो। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है। यह सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? किन लोगों ने इनको पैसा दिया? आज जो आरएसएस के 5 स्टार होटल से ज़्यादा अच्छे ऑफिसेस बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिसेस बने हुए हैं, कार्यालय बने हुए हैं देश में, ये पैसा आया कहाँ से था? जनता ने तो नहीं दिया। जनता तो दे सकती है 50-40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। ये हज़ारों हजार करोड़ रुपए कहाँ से आए थे जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई और उसके जो कार्यालय बने हैं वो 7 स्टार और जो भी और ऊंचे होंगे होटल्स उनसे भी अच्छे बने हुए हैं। तो ये सारा पैसा जो आया है वो करप्शन का पैसा है। अब ये सारी चीज़ें जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये जानते हैं जो दायरा, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द हैं और जिन्होंने कमाई की है, वो ये समझते हैं कि सब लपेटे में आएंगे। कितने ही मंत्री जेल जाएंगे उस वक्त में। तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे, कुछ भी हो, कैसे भी हो, और एनडीए की सरकार बने, मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ताकि सबको बचाया जा सके और ख़ुद को बचाने के बाद इन इंडिया गठबंधन वालों को सबका सफाया किए जा सके। और उस बचाने का जो रास्ता है वो रास्ता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जनता तो अपना मैंडेट दे चुकी। बीजेपी का जो इलेक्शन था, एनडीए का जो इलेक्शन है वो 4th फेज में ख़त्म हो चुका है। 5th, 6th, 7th फेज में उनके लिए कुछ है नहीं, यहाँ से वो रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं।
उन्हें सिर्फ इलेक्शन कमीशन बचा सकता है और देश को बचा सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मैटर था, पेगासस का मैटर है, राफेल का मामला है, ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट को तमाम चीज़ों की जानकारी है और ये इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, अब जब सुप्रीम कोर्ट उस पर थोड़ा सा बारीकी से तो हो सकता है वहाँ से कुछ अच्छे फैसले 24 तारीख के बाद, क्योंकि जो वोट डाले जाते हैं उसमें एक रजिस्टर होता है, पोलिंग बूथ पर जो ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो नाम के सामने उनकी वोल्डियर एज वगैरह लिखी होती है, वोटर का नंबर होता है, वो उसके सामने टिक लगा देते हैं, काट देते हैं कि ये वोट डल चुका है। ये रजिस्टर टोटल वोट डलने के बाद सील होता है, ईवीएम सील की जाती है, ईवीएम में कितने वोट डले हैं, ईवीएम के वोट और ये रजिस्टर के वोट आपस में मैच करना चाहिए। ईवीएम में जो वोट डले हैं और वीवीपैट में जो वोट स्लिप्स हैं उनका मिलान होना चाहिए। सारी चीज़ें वहाँ से सामने आ जाएंगी, गड़बड़ी कहाँ तक होती है, कैसे होती है। तो हम अभी ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता आसानी से नहीं छोड़ेंगे अपने हाथ से। सारी जो संस्थाएं हैं अभी उनके पास हैं, उनके कंट्रोल में है। ये संस्थाएं उनको हेल्प करेंगी, उनके अपने जो लोग हैं वो उनको हेल्प करेंगे। 4 तारीख को जब ये नतीजे आएंगे तो देश के अंदर कुछ और भी होने की संभावनाएं महसूस हो रही हैं। अगर अननेसेसरी इंडिया गठबंधन के लोगों को चुनाव हराए जाते हैं तो सबसे पहले तो वो कोर्ट पहुंचेंगे, दूसरे सड़कों पर बवाल हो सकते हैं, टकराव की स्थिति आ सकती है, हंगामे हो सकते हैं। ऐसा कुछ सीन जो चीज़ें हो रही हैं उससे महसूस होता है ऐसा कुछ हो सकता है। कल आप वोट डालें सब लोग, जहाँ जहाँ इलेक्शन है अपने लिए वोट करें, अपने मुल्क के लिए वोट करें, अपने भविष्य के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ वोट करें। हर इंसान खुश रहना चाहता है। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को प्रताड़ित न करें, उनके लिए अच्छे मौके उपलब्ध कराएं। अगर सरकारें चूक जाती हैं ऐसे मौके पर, सत्ता जब हाथ में आ जाती है तो नेता जो है वो नेता न रह करके वो राजा बन जाते हैं। हाथ में डंडा लेकर के, संगोल, उससे न्याय करना चाहते हैं, उससे हाँकना चाहते हैं। ये व्यवस्था अलोकतांत्रिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है। ये बदलना चाहिए इसको। संविधान की रक्षा के लिए आप वोट करें। लोग बहुत सारे ये भी बता रहे हैं कि संविधान को नहीं बदल सकते हैं। हम आपको बता दें, संविधान को बिल्कुल बदला जा सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान बदलने की बात नहीं करते, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो संविधान को चैलेंज करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब आप खुद देखें
हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता है? जो आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनकी मंशा है कि हमारे हाथ में इतनी पावर आए कि हम इसको ख़त्म कर दें, बदल दें और अपना जो संविधान है, जो धर्म संसदों ने बना करके तैयार किया हुआ है मनुस्मृति पर आधारित, उसको लागू करें। तो वोट ज़रूर करें अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।